हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आज हम देखेंगे फिजिकल मैपिंग को, और फिजिकल मैपिंग के अंतर्गत हमारे लिए पढ़ना होता है पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और झीलें। तो इनको हम एक क्रमबद्ध रूप से तैयार करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम पर्वत को। तो पर्वत क्या होते हैं, माउंटेन क्या होते हैं? तो वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या हो, अधिक हो, और जो अपने समकक्ष क्षेत्र से भी क्या हो, ऊंचे हो, क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों की एक विशेषता और होती है कि इनका जो शीर्ष होता है वो संकुचित होता है, मतलब ऐसा तीक्ष्ण होता है, और इनके जो ढाल होते हैं वो क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले पर्वतों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं हम कि उत्तर अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक पर्वत आता है जिसे बोला जाता है ब्रुक्स पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत के नीचे अलास्का में एक पर्वत श्रृंखला यहां पर आती है जिसे बोला जाता है अलास्का पर्वत। ये अलास्का के अंतर्गत ही आती है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है अलास्का पर्वत। और अलास्का पर्वत के अंतर्गत ही एक सबसे ऊंची चोटी आती है जिसे बोला जाता है मैकिनले, माउंट मैकिनले, जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट मैकिनले है। कहां पर आती है? अलास्का पर्वत के अंतर्गत आती है। और अलास्का पर्वत कहां आता है? तो अलास्का के अंतर्गत आता है। और अलास्का किसका भाग है? तो वो है यूएसए का भाग है। किसका है? यूनाइटेड स्टेट का भाग है। क्लियर है? यहां पे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अलास्का और कनाडा कितने से 141 डिग्री देशांतर से क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने पढ़े हैं दो पर्वत, ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत। अलास्का पर्वत के बाद यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसे बोला जाता है मैकेंजी पर्वत। क्या कहा जाता है? मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत के नीचे यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसे बोला जाता है रॉकीज पर्वत। और रॉकीज पर्वत की दो विशेषताएं हैं। पहली तो यह उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और दूसरी कि यह कॉर्डिलेरा का भाग है। किसका भाग है? कॉर्डिलेरा। अब मन में प्रश्न आता है कि कॉर्डिलेरा क्या होता है? तो दोस्तों, विभिन्न युगों में निर्मित पर्वतों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? कॉर्डिलेरा कहा जाता है। और कॉर्डिलेरा क्या है? रॉकीज उसका उदाहरण है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कॉर्डिलेरा 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आप लिख सकते हो कि कॉर्डिलेरा क्या होता है। तो यह विभिन्न युगों में निर्मित पर्वतों की एक श्रृंखला है, और इसका उदाहरण क्या है? रॉकीज पर्वत। क्लियर है? रॉकीज पर्वत के बाद यहां पर एक पर्वत श्रृंखला आती है, पर्वत आता है जिसे बोला जाता है सियरा नेवेदा। क्या कहा जाता है? सियरा नेवेदा। ये वाला भाग कहलाता है सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा के बाद जब हम मैक्सिको में जाते हैं तो मैक्सिको में दो पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ना होता है। एक पश्चिम की ओर होती है और एक पूर्वी की ओर होती है। जो पश्चिम की ओर होता है उसे बोला जाता है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और जो पूर्वी की ओर होती है उसे बोला जाता है सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्या क्या कहा जाता है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्लियर है? अब यहां पर एक शब्द आ रहा है सियरा, कि सियरा क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सियरा होता है दंताकार पर्वत, अर्थात जिसका शीर्ष ज्यादा ही संकुचित होता है। ऐसे पर्वतों की श्रृंखला को सियरा कहा जाता है। तो जहां कहीं भी सियरा लिखा मिले तो आप समझ जाना कि ये किस प्रकार के पर्वत हैं। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़े? ब्रुक्स पर्वत,
यहां पर अलास्का पर्वत, यहां पर माउंट मैकेंजी के बाद यहां पर था रॉकीज पर्वत की दो विशेषताएं थी। ये उत्तर अमेरिका की क्या थी? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी। और दूसरा था यह कॉर्डिलेरा का भाग था। यहां पर हमने पढ़ा है सियरा नेवेदा। मैक्सिको में दो पर्वत श्रृंखलाएं पड़ी हैं, एक सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। और एक पर्वत श्रृंखला है यहां पर जिसे बोला जाता है ऑपलेशियन पर्वत। ऑपलेशियन पर्वत, क्लियर है? इतने पर्वत मुख्य हैं जो उत्तर अमेरिका के अंतर्गत हमें पढ़ने होते हैं। अब पर्वतों के बाद हम करते हैं पठारों का अध्ययन। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि पठार क्या कहलाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो अपने समकक्ष क्षेत्रों से ऊंचे हों, उठे हुए हों, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से 600 मीटर के करीब हो, जिसका शीर्ष सपाट और चौड़ा हो, क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। क्लियर है? परिभाषा क्लियर हुई कि ऐसे क्षेत्र जो अपने समकक्ष क्षेत्र से ऊंचे हों, जिनकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर हो और इनका शीर्ष सपाट और चौड़ा हो, क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। अब बात आती है कि उत्तर अमेरिका के बाद कौन कौन से पठार आते हैं। यहां दोस्तों एक बात और जान लीजिए, पठारों का निर्माण अक्सर करके पर्वतों के बाद ही होता है और पठारों के बाद मैदानों का निर्माण होता है। क्लियर है? सबसे पहले पर्वत आते हैं, फिर पहाड़ी आती हैं, फिर पठार आता है और फिर मैदान आते हैं और फिर क्या आ जाता है? आपका समुद्र आ जाता है। यह क्रम हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा। क्लियर है? और इसी प्रकार से नदियों का वेग भी होता है कि पर्वतों से समुद्र की ओर जाती हैं। कभी कभी मन में एक प्रश्न छलांग मारता है कि नदियां पर्वतों से निकलकर समुद्र की ओर ही क्यों जाती हैं? तो आपको पता चला कि पर्वतों से निकलकर समुद्र की ओर क्यों जाती हैं, क्योंकि ऊंचाइयों का क्रम क्या हो रहा है? वहां से घट रहा है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले पठार। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी जिसे कहते हैं रॉकीज पर्वत श्रृंखला। रॉकीज पर्वत श्रृंखला के अंदर यहां पर एक पठार है जिसे कहा जाता है कोलंबिया का पठार। क्या कहा जाता है? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार के नीचे यहां पर है ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार। क्लियर है? ग्रेट बेसिन के पठार के नीचे यहां पर है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार। क्लियर है? सबसे ऊपर कोलंबिया का पठार, उसके नीचे ग्रेट बेसिन का पठार और ग्रेट बेसिन के पठार के नीचे आता है कोलोरेडो का पठार। ये जो आपको एक सींग के आकार का दिख रहा है ये कहलाता है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के अंदर एक पठार है जिसे बोला जाता है कैलिफोर्निया का पठार। क्या बोला जाता है? कैलिफोर्निया का पठार। कैलिफोर्निया के पठार के यहां नीचे आते हैं तो हमने एक यहां पर दो पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। तो ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच में मैक्सिको में एक पठार है जिसे कहा जाता है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार। क्लियर है? और सियरा माद्रे जो ऑक्सीडेंटल है उसके यहां पर एक पठार है जिसे बोला जाता है चियापास का पठार। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चियापास का पठार कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? मैक्सिको में है। ठीक है? या तो उत्तर अमेरिका ऑप्शन में मिल जाएगा या आपको मैक्सिको मिल जाएगा। तो यहां पर है चियापास का पठार। चियापास का पठार। चियापास के ऊपर क्या है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, उसके ऊपर है मैक्सिको का पठार और यहां पर है सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहां पर एक पठार है जिसे बोला जाता है एडवर्ड का पठार। एडवर्ड का पठार। और एडवर्ड के पास ऊपर है यहां पर। एडवर्ड के पठार के बाद कौन सा आता है आपका? यहां पर आता है ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार। क्लियर है? एडवर्ड का पठार,
एडवर्ड के पठार के यहां पर आ जाएगा आपका ओजार्क का पठार। क्लियर है? यहां पर एक पठार है जिसे बोला जाता है लॉरेंसिया का पठार। क्या नाम है? लॉरेंसिया प्लेटू। क्लियर है? और ये प्रायद्वीप क्या था? ये प्रायद्वीप था उनगावा प्रायद्वीप। इसका नाम क्या था? उनगावा प्रायद्वीप। तो उनगावा प्रायद्वीप में एक पठार है जिसे बोला जाता है लॉरेंसिया का पठार। क्लियर है? यहां पर जो हडसन की खाड़ी है, जो विश्व का सबसे बड़ा उपमहासागर है, उसके आसपास यहां पे कनाडा में एक उच्च भूमियां हैं जिसे बोला जाता है कनाडियन शील्ड या कनाडियन उच्च भूमि। क्या बोला जाता है? कनाडियन उच्च भूमि। अब प्रश्न आता है कि कनाडियन उच्च भूमि क्या है? तो दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जो पर्वत और पहाड़ियों से नीचे हों लेकिन पठारों से थोड़े ऊपर हों तो क्या कहलाते हैं? उच्च भूमियां कहलाती हैं। ये पठारों का ही एक भाग होता है। क्लियर है? तो अभी हमने यहां पर क्या क्या अध्ययन किया? पर्वतों का किया और पठारों का किया। एक मिनट में मैं रिवीजन कर देता हूं। यहां पर हमने ब्रुक्स पर्वत पढ़ा था, यहां पर अलास्का पर्वत पढ़ा था, और अलास्का में सबसे ऊंची चोटी थी माउंट मैकिनले, जो कि क्या थी? उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी। यहां पर हमने माउंट मैकेंजी पढ़ा था। माउंट मैकेंजी के यहां पर हमने रॉकीज पर्वत पढ़ा था, और रॉकीज पर्वत के अंदर की ओर हमने 3 पठार पढ़े थे जो कि सीरियल क्रम में थे। ऊपर की ओर था कोलंबिया का पठार, कोलंबिया के पठार के नीचे था ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन के पठार के नीचे था कोलोराडो का पठार, और कोलोराडो के पठार के पीछे यहां पर था कैलिफोर्निया का पठार। क्लियर है? फिर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल होता है, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के पीछे क्या था? चियापास का पठार। यहां पर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और यहां पर था चियापास का पठार। यहां पर क्या था? सियरा माद्रे ओरिएंटल, और यहां पर क्या था? मैक्सिको का पठार। फिर हमने यहां पर एडवर्ड का पठार पढ़ा, यहां पर ओजार्क का पठार पढ़ा, और यहां पर ऑपलेशियन पर्वतमाला पढ़ी थी। इसके उत्तर की ओर गए थे तो यहां पर हमने कनाडियन शील्ड पढ़ी थी, और यहां पर क्या पढ़ा था हमने? लॉरेंसिया का पठार। क्लियर है? तो ये तो हमारे क्या हो गए? उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आने वाले पर्वत और पठार। तीसरे क्रम में हम उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं। एक क्रम ही चलेगा। क्यों? क्योंकि नदियां जो हैं वो पर्वत और पठारों से ही निकलती हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि आखिर उत्तर अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कौन सा? माउंट मैकेंजी, मैकेंजी का पर्वत। और मैकेंजी पर्वत से 2 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है यूकॉन नदी। कौन सी? यूकॉन। और यह यूकॉन नदी कहां पर? बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी यहां पर मैकेंजी की खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी। क्लियर है? तो 2 नदियां हमने पढ़ी जो कि मैकेंजी पर्वत से निकल रही थी। एक यूकॉन नदी जो कि बेरिंग सागर में जाकर गिर रही है, और एक हमने पढ़ी है मैकेंजी नदी जो कहां पर? मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिर रही है। क्लियर है? इसके बाद यहां पर हमने एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी रॉकीज, और यहां पर एक हमने शील्ड पढ़ी थी जिन्हें कहा जाता है कनाडियन शील्ड। तो यहां से 2 सरिताओं में एक नदी निकलती है जो कनाडियन शील्ड है वहां से निकलती है मिसिसिपी, और जो रॉकी पर्वत है वहां से निकलती है मिसौरी नदी। और मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियां यूएसए में मिलकर आगे की ओर बढ़ती हैं और पक्षीपाद डेल्टा बनाते हुए कहां पर गिर जाती हैं? मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब प्रश्न आता है नदी तंत्र क्या कहलाता है? नदी तंत्र मतलब इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, वो क्या कहलाता है? नदी तंत्र कहलाता है। तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि सारे के सारे उत्तर अमेरिका को कवर कर लेता है। क्लियर है?
तो ये क्या कर रही है? विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्र का निर्माण कर रही है। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी। इसके बाद यहां पर हमने एक पठार पढ़ा था जिसे कहा गया था कोलंबिया का पठार, और कोलंबिया के पठार से एक नदी निकली थी जिसे कहा गया कोलंबिया नदी। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। पठार के नाम के आधार पर ही है। कोलंबिया के पठार से जो नदी निकलेगी उसे कोलंबिया की नदी कहा जाएगा। इस पर दो बांध हैं, एक वानविले बांध है और एक ग्रैंड कुली बांध है। कौन से? वानविले बांध, और एक कौन सा है? ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर है, तो किस पर है? कोलंबिया नदी पर है। और ग्रैंड कुली बांध की एक विशेषता और बता देता हूं कि ग्रैंड कुली बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो प्रश्न ये याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ग्रैंड कुली बांध है। किस पे आता है? कोलंबिया नदी पर आता है। और कोलंबिया नदी कहां से निकली है? तो कोलंबिया के पठार से निकली है। क्लियर है? कोलंबिया के पठार के बाद हमने नीचे एक पठार देखा था जिसे बोलते हैं कोलोराडो का पठार। क्या नाम था इसका? कोलोराडो का पठार। और कोलोराडो पठार से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी की एक विशेषता यह है कि विश्व के सबसे बृहद महाखड्डों का निर्माण करती है, बृहद कैनियन का निर्माण करती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि विश्व के सबसे बृहद महाखड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कौन सी नदी करती है? कोलोराडो नदी करती है। और कोलोराडो नदी कहां से निकलती है? तो कोलोराडो के पठार से निकलती है। क्लियर है? बृहद खड्ड हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कैनियन भी बोला जाता है। चलिए, इसी के नीचे से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है क्या? रियो ग्रांडो नदी। इसका नाम है रियो ग्रांडो नदी। और रियो ग्रांडो नदी की विशेषता यह है कि ये यूएसए और मैक्सिको और यूएसए की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये देखो, सीमा का निर्माण करती है। क्लियर है? चलिए आगे, इसकी एक और फेमस नदी है, ये जो आपको झील दिख रही है, ये है ओंटारियो झील। और ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है इसका? सेंट लॉरेंस नदी। दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी यूरोप के सबसे बड़े आंतरिक व्यापारिक जलमार्ग का निर्माण करती है। क्या करती है? आंतरिक व्यापारिक जलमार्ग। और यह जो है व्यापारिक जलमार्ग सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग के आधार पर भी जाना जाता है। क्लियर है? और इस पर कहां से निकल रही है? ये ओंटारियो झील से निकल रही है। तो ये तो हो गई आपकी क्या? नदियां, पर्वत, पठार और मैदान। क्या क्या पढ़ा है हमने? नदियों के अंतर्गत दो नदियां पढ़ी थी माउंट मैकेंजी से, एक मैकेंजी नदी, एक यूकॉन नदी। फिर हमने रॉकीज पर्वत से और कनाडियन शील्ड से एक नदी निकलते हुए देखी थी जिसे मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा गया था। और ये पक्षीपात डेल्टा बनाते हुए कहां पर जा रही थी? मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर रही थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा डेल्टा बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी? तो पक्षीपात डेल्टा बनाती है। पक्षीपात मतलब क्या है? इसके डेल्टा की जो आकृति होती है वो पक्षी के पाद मतलब पैर की आकृति के तरह के जैसी होती है। क्लियर है? दो नदियां और पड़ी थी, एक हमने कोलंबिया नदी पढ़ी थी, एक कोलोराडो नदी पढ़ी थी। जो कोलंबिया नदी है वो कोलंबिया के पठार से निकली थी। इस पर दो बांध थे, ग्रैंड कुली बांध और वानविले बांध। और एक कोलोराडो नदी पड़ी थी जो कि विश्व के सबसे बड़े महाखड्डों का निर्माण करती थी। क्लियर है? इसके बाद रियो ग्रांडो नदी जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बना रही थी। और फिर हमने पढ़ी थी सेंट लॉरेंस नदी जो कि उत्तर अमेरिका के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग का निर्माण कर रही थी। और वो कहां से जा रही थी? तो वो ओंटारियो झील से निकल रही थी। क्लियर है?
तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पर्वत, पठार और नदियों का अध्ययन किया है। इसके जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैदान। जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका में घास के जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। और यह घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। अब प्रश्न दिमाग में आता है कि शीतोष्ण ही क्यों है? जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 रेखाएं इसकी मुख्य रेखाओं में आती हैं, जिसमें सबसे ऊपर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होती है। और हम जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है जनरल ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष में जब भी लंबवत पड़ती हैं तो इन तीनों रेखाओं के बीच में ही पड़ती हैं। तो इन रेखाओं के यदि हम ऊपर की बात करें या नीचे की बात करें तो यहां पर क्या होगा? ठंडी ज्यादा पड़ेगी, सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, सीधी कभी भी नहीं पड़ेंगी। तो इनके ऊपर जितने भी मरुस्थल होंगे वो शीतोष्ण मरुस्थल होंगे, और जितने भी घास के मैदान होंगे वो शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी घास के मैदान हो या जो भी मरुस्थल हो वो कैसे होंगे? उष्ण घास के मैदान होंगे और उष्ण मरुस्थल होंगे, और उष्ण मरुस्थल से ही रेगिस्तानों का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहां पर जो उत्तर अमेरिका में मैदान पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? वो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है, और इनका क्षेत्र होता है ये वाला। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने पर्वत, पठार, मैदान और नदियों का अध्ययन किया है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम उत्तर अमेरिका की झीलों का, इसकी ज्वालामुखियों का, मरुस्थलों का और यहां की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।